थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ सो दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन इन डिटेल, ठीक है। चलिए, सो सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर देखिए बहुत ध्यान से, इफ आई एम राइटिंग इंट A6, ठीक, तो इसका मतलब है कि मैंने एक एरे क्रिएट किया है, उस एरे का नाम है A और उस एरे का साइज है 6, ठीक, और उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, फाइन। तो इंट A6 का मतलब है कि ये क्या करेगा ये वैल्यू को स्टोर करेगा, बट वो जो वैल्यूज होंगी वो 6 एलिमेंट्स होंगे, राइट। एक चीज और है कि वो 6 एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा, है ना, यानी कि अगर आप इंटीजर फॉर्म का बना रहे हैं तो 6 के 6 एलिमेंट्स इंटीजर होने चाहिए। अगर मैं फ्लोट का बनाता A6 तो वो सारे के सारे वैल्यूज फ्लोट की होनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता हूं कि आपका नेम, आपका रोल नंबर और आपके मार्क्स, ये तीनों की तीनों चीजें मैं स्टोर करना चाहता हूं एक साथ। तो मुझे ये बताइए, ये तीनों चीजें क्या मैं किसी एरे में स्टोर कर सकता हूं या नहीं? पहले मुझे ये बताइए, yes or no, क्या ये तीनों चीजें एक साथ एरे में स्टोर कर सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते तीनों को साथ में स्टोर एरे में? सर क्योंकि तीनों डेटा टाइप्स अलग अलग हैं। एब्सोल्युटली, तीनों जब डेटा टाइप्स अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली वो एरे में स्टोर नहीं हो सकते। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? स्ट्रक्चर का। सो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक लाइन कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं इस पे आगे डिस्कशन करूंगा। लिख लीजिए, इट इज अ यूजर डिफाइंड, it is a user defined data type. Structure is a user defined data type which can store sorry which can store multiple data types, which can store multiple data types along with the values, along with the values। यानी कि स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि यूजर इसको बनाता है, यूजर इसको डिफाइन करता है। जैसे कि मैं बात करूं इंट की, तो यार इंट जो है ना, एक डेटा टाइप है जो कि सी में पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, इसे यूजर ने नहीं बनाया है। ऐसी आपका फ्लोट, ये भी प्री डिफाइंड होता है सी प्रोग्रामिंग में। ऐसी आपका डबल प्री डिफाइंड होता है, ऐसी आपका कैर प्री डिफाइंड होता है। लेकिन स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड सी में नहीं होता है, इसको यूजर क्रिएट करता है अपने काम को पूरा करने के लिए, यूजर इसे डिफाइन करता है। और इसकी कैपेबिलिटी क्या है? इसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को साथ में स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप स्ट्रक्चर के अंदर नेम को स्टोर कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, उसका रोल नंबर, मार्क्स, यानी कि आप इंट वैल्यू को, फ्लोट वैल्यू को, डबल वैल्यू को या कैरेक्टर वैल्यू को साथ में ही एक साथ स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ वी कैन डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर। तो लिखिए कॉपी में हेडिंग छोटी सी, डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, ठीक। समझिएगा बहुत ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का ये भी। एग्जाम में क्वेश्चन एरे पे, स्ट्रक्चर पे, यूनियन पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट। सो स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है जो कि स्ट्रक्चर को बनाने में काम आता है सी प्रोग्रामिंग में। अगर आप कहीं पे स्ट्रक्ट लिखते हैं तो कंपाइलर समझ जाता है कि आप एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। तो स्ट्रक्ट के बाद आप मेंशन करते हैं एक स्ट्रक्चर का नाम। तो लेट अस अज्यूम मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के नेम, उनके मार्क्स और उनकी एज को स्टोर करना, ठीक है ना। मुझे एक डेटाबेस बनाना है जिसमें मैं बच्चों का नाम, साथ में उनके मार्क्स और उनकी एज को स्टोर करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा स्ट्रक्ट, अब मैं दूंगा स्ट्रक्चर का नेम। तो लेट अस अज्यूम मैंने स्ट्रक्चर का नेम दे दिया स्टूडेंट। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है, ABCD XYZ, अपना नाम या कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने स्टूडेंट क्यों दिया है? क्योंकि स्टूडेंट का एक डेटाबेस बना रहा हूं, इसलिए मैंने स्टूडेंट का नाम दे दिया, ठीक। उसके बाद आते हैं करली ब्रेसेस इसके नीचे। हम क्या कर रहे हैं? हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक। पहले लिखा स्ट्रक्ट, फिर लिखा स्टूडेंट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, चलिए। अब जब हमने स्ट्रक्ट लिखा, स्टूडेंट लिखा, अब हम इसके अंदर
डिफाइन करेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स को, ठीक। तो इधर देखिए, सपोज पहले मुझे स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, तो पहले मैं लिखूंगा कैर, क्योंकि कैरेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, कैर हम यूज करते हैं, नेम आपका कैरेक्टर्स में होगा। कैर में मैंने ले लिया A20। अब देखिए मतलब क्या समझिए यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ कैर ए लेता हूं तो भाई ए जो है ना सिर्फ सिंगल लेटर को स्टोर कर पाएगा, क्योंकि कैरेक्टर मतलब सिंगल लेटर, सिंगल अल्फाबेट। बट नेम जो होता है वो सिंगल लेटर का थोड़ी होता है किसी का, नेम तो मल्टीपल लेटर्स का होता है, यानी कि इसमें एक स्ट्रिंग होती है। तो देखिए स्ट्रिंग जो होती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, तो उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, कैर A20। A20 का मतलब मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर मैं कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता हूँ एक साथ, और वो 20 कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है एक साथ। समझ गए व्हाट इज कैर A20? ठीक, तो मैंने एक कैर यूज कर लिया स्ट्रक्चर के अंदर। अब मार्क्स के लिए मैं ले लेता हूं फ्लोट। क्यों मैं फ्लोट ले रहा हूं मार्क्स के लिए, क्योंकि मार्क्स डेसिमल में भी आ सकते हैं बच्चे के, 32.5 60.5 आ सकते हैं ना, तो मैं लूंगा फ्लोट में मार्क्स। अब मुझे एज चाहिए तो एज रहेगी इंटीजर में, तो मैं लूंगा इंट एज, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट को क्लोज कर दूंगा, और क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाऊंगा। ये ध्यान रखिएगा, क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ आता है, स्ट्रक्ट जो कि कीवर्ड होता है, फिर आता है स्ट्रक्चर का नेम जो कि स्टूडेंट है, उसके बाद हम उसके अंदर कितने भी डेटा टाइप्स को मेंशन कर सकते हैं, एरे को मेंशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैंने नेम के लिए कैर A20 ले लिया जो कि 20 अल्फाबेट्स के नेम तक को स्टोर कर पाएगा। मार्क्स के लिए मैंने फ्लोट ले लिया है, एज के लिए मैंने इंट ले लिया है। यहां तक समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब इधर एक चीज और समझ लीजिए, जो भी चीजें आप स्ट्रक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं इन सबको बोला जाता है स्ट्रक्चर के मेंबर्स। यानी कि A20 स्ट्रक्चर का मेंबर है, मार्क्स स्ट्रक्चर का मेंबर है, एज स्ट्रक्चर के मेंबर है, और उस मेंबर का डेटा टाइप क्या है उसके पहले हमने लिखा हुआ है कैर, फ्लोट और इंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्ट्रक्ट आता है, कीवर्ड है ये स्ट्रक्चर का नेम है, और जो अंदर लिखे हैं वो सब स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं। कॉपी में नोट कीजिए जो मैंने अब तक बताया आप लोगों को। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फिर हम आगे बात करेंगे। स्टार्ट कीजिए। यहां तक कुछ भी डाउट है मेरे से अभी पूछ लो फटाफट से, कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है एग्जाम में। इस पे क्वेश्चन बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो पूछा जाता ही है, पेपर चाहे कोई भी बनाए बट इस पे क्वेश्चन आता जरूर है। सर हम मार्क्स और एज भी तो हमें एरे में लेना चाहिए, जैसे कि क्योंकि वो भी लाइक अभी मैं सिर्फ ना 1 या 2 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करूंगा बस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, तो मार्क्स तो एक ही बच्चे के होंगे, लेकिन उसका नाम एक लेटर का नहीं होगा ना, हम्म। है ना। तो मैं अभी मल्टीपल स्टूडेंट्स में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें बस 1 या 2 बच्चे के नाम सिर्फ करके दिखाऊंगा बस, ठीक है। ठीक है सर। इसलिए मैंने जान के उसको एरे में नहीं लिया अभी। तो देखिए मैं आपको भी बस एग्जाम्पल दूंगा इसमें ठीक है ना। चलिए आप लोगों ने शायद लिख लिया होगा इसको। तो देखिए अब यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। मैं अब इसको आगे ही कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं आपको एक प्रोग्राम भी लिख के दिखाना चाहता हूँ साथ में स्ट्रक्चर का, ठीक। अब देखिए क्या होगा, समझिए बहुत ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट समझिए ना, समझना, ठीक। तुमने कॉपी में लिखा गया है, तुमने कॉपी में ये लिखा है कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड, हाँ बोलिए। सर वो स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? सब लोगों को विजिबल नहीं है क्या? नहीं सर, है, हमें तो दिख रहा तो है। फिर मैंने तो शेयर कर रखी है स्क्रीन यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नील चेक करो एक बार, ओके सर। है ना। चलो एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ यार।
एक सेकेंड रुको। चलिए एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, ठीक। अब देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आई होप विजिबल होगी सब लोगों को अब ये। ओके, सो देखिए आप लोगों ने कॉपी में लिखा क्या है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आपने कॉपी में लिखा है कि स्ट्रक्चर जो है ना एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। ये वर्ड बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। जिसे यूजर ने बनाया है, तो हमने उसको ऐसे बना लिया क्योंकि मुझे बच्चे के नेम, मार्क्स और एज को साथ में स्टोर करना था, तो मैंने एक स्ट्रक्ट नाम से स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैंने कैर में A20 लिखा है जो कि नेम को स्टोर करेगा, फ्लोट में मार्क्स क्योंकि मार्क्स डेसिमल में हो सकते हैं, इंट में एज डाल दिया क्योंकि एज को मैं डेसिमल कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक। अब ये एक डेटा टाइप आपने क्रिएट किया है। अब जैसे कि इधर देखिए जरा, अगर मैं कहीं पे लिखता हूं इंट सी, तो आपको पता है कि इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। उस डेटा टाइप का काम आप कब ले पाएंगे, जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे। अरे ठीक बात है ना, डेटा टाइप किसी काम का ही नहीं है अगर आप वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि वेरिएबल ही डेटा टाइप को यूज कर सकता है, ठीक बात है ना। तो इसलिए हम इंट सी लिखते हैं, इसलिए हम फ्लोट ए लिखते हैं, इसलिए आप कैर सी लिखते हैं क्योंकि आपको एक वेरिएबल चाहिए उस डेटा टाइप की कैपेबिलिटीज को यूज करने के लिए, ठीक बात है। तो अब आप देखिए आपने एक यहाँ पे डेटा टाइप बनाया है, उस डेटा टाइप का नाम क्या है, उसका नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा, यहाँ पे देखते रहिए बहुत ध्यान से, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और ये क्या है, ये डेटा टाइप है। इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा। जैसे कि आप इंटीजर को एक्सेस करने के लिए आप सी एक वेरिएबल बनाते थे और इस सी में आप इंटीजर स्टोर कर देते थे, ठीक। इन अ सेम वे ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक डेटा टाइप है, ठीक। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो मैंने वेरिएबल ले लिया, क्या मैंने ले लिया S1। तो S1 हो गया स्टूडेंट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा मैं S1 में स्टोर करूंगा। साथ में आप इसके S2 ले सकते हैं, S3 ले सकते हैं, S4 ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक। S1 मैंने लिया, इसका मतलब क्या हो गया, आप फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा इस S1 में स्टोर करेंगे। और जो ये S1 है इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं इस लाइन को लिखने के बाद, सुनिए बहुत ध्यान से जरा, जो मैंने लाइन ये वाली लिखी है, इस लाइन को लिखने के बाद मैं कह सकता हूं कि S1 के अंदर मैं एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, फ्लोट भी स्टोर कर सकता हूं और इंट भी स्टोर कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि S1 का डेटा टाइप क्या है, वो स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है ऊपर डिफाइन कर रखा है। तुम लोगों को ये वाली बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। यस सर। ठीक है ना। तो जब हम डेटा टाइप हमारे पास होता है तो वेरिएबल चाहिए होता है ना उसे एक्सेस करने के लिए, उसे यूज करने के लिए, तो मैंने वेरिएबल S1 ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को दोबारा नीचे लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, अब मैं इसमें डेटा स्टोर कर सकता हूं अपने पसंद से रैंडमली, तो मैं लिख देता हूं इन्वर्टेड कॉमर्स में अंकुर, क्योंकि पहले मैं नेम स्टोर करूंगा। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना भाई, जिस सीक्वेंस स्ट्रक्चर डिफाइन किया है ना उसी सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक। कॉमा, उसके मार्क्स में लिख देता हूँ 22.5 है, और उसकी एज लिख देता हूँ 21। अब मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ, ठीक। तो देखिए जो आपका अंकुर है ये एक स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है ना, 5 लेटर इसमें आ रहे हैं। तो जब ये स्ट्रिंग को लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में आता है। अगर मैं एक सिंगल कैरेक्टर लिखूंगा, सपोज मुझे सिर्फ ए स्टोर करना है, तो भाई ए जो है ना वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा क्योंकि वो सिंगल अल्फाबेट है। अगर स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू स्टोर कर दिया अंकुर, उसके मार्क्स स्टोर कर दिए और मैंने उसके एज स्टोर कर दिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूं जो मैंने स्टोर किया है उसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक बात है ना। अभी आपने जो स्टोर किया उसको प्रिंट कराना चाहेंगे आप। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं, आप ये सीख लीजिए, बाद में लिखिएगा। अब मैं लिखूंगा प्रिंटफ, ठीक। प्रिंटफ में क्या आएगा, प्रिंटफ में सबसे पहले मैं नेम को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा नेम इज, नेम का
मॉड्यूलो डी लेंगे या क्या लेंगे? देखिए नेम जो है आपका कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए मॉड्यूलो सी आता है, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। इसमें A20 आपने लिया हुआ है, ये 20 अल्फाबेट्स को होल्ड कर सकता है, तो आप लेंगे मॉड्यूलो एस। समझ गए? स्ट्रिंग के लिए मॉड्यूलो एस यूज होता है, कैरेक्टर के लिए मॉड्यूलो सी यूज होता है, फ्लोट के लिए मॉड्यूलो एफ होता है, इंट के लिए मॉड्यूलो डी होता है। ठीक, तो नेम है वो मॉड्यूलो एस है। और एक हमें लेना कहां से, इधर देख लीजिए, ये हमें कहां से लेना है? ये हमें लेना है स्टूडेंट S1 डॉट, लेट मी जस्ट erase द लास्ट वन। हमें ये लेना कहां से है वो दोबारा देख लीजिए, हमें ये कंसिडर करना है स्टूडेंट S1 डॉट ए से। ठीक, अब समझिए मैंने ये क्या लिखा है, इसको समझिए बहुत ध्यान से। तो मुझे प्रिंट कराना है नेम, तो मैंने लिखा भाई नेम जो है वो है मॉड्यूलो एस, मॉड्यूलो एस मतलब स्ट्रिंग है एक, और वो स्ट्रिंग लेनी कहां से? वो स्ट्रिंग आपको लेनी है स्टूडेंट S1 जो कि स्ट्रक्चर का नाम है विद वेरिएबल, डॉट ए से लेनी है। तो ये डॉट ऑपरेटर जो होता है ये काम आता है मेंबर्स को यूज करने के लिए। तो मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं जो आपने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर में नेम के लिए क्या डिफाइन किया हुआ है आपने? आपने ए लिया हुआ है ना, तो मैंने डॉट ए लिखा, यानी कि भाई ए से लो तुम आंसर। ऐसी है जब मुझे अगर मार्क्स को प्रिंट कराना होगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, सेम चीज आएगी मार्क्स। मार्क्स किस में दे रखे हैं? फ्लोट में, तो आप लिखेंगे मॉड्यूलो एफ। और कहां से कंसीडर करना है आपको? आपको लेना है ये स्टूडेंट S1 डॉट मार्क्स से, क्योंकि आपको दूसरा मेंबर कौन है? दूसरा मेंबर मार्क्स है, पहला मेंबर ए था। मेंबर मतलब वेरिएबल इन शॉर्ट, जो आपने स्ट्रक्चर में डिफाइन कर रखे हैं। ऐसी जब आप प्रिंट कराएंगे किसे? आप प्रिंट कराना चाहेंगे एज को, तो आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे प्रिंट एफ। आप लिखेंगे प्रिंट एफ में आपके पास आएगा यहाँ पे एज कॉलन, एज क्या है? मॉड्यूलो डी है, एज इंटीजर में है। कहां से लेनी है? वो लेनी है आपको स्टूडेंट S1 डॉट एज से। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम हो जाएगा एंड। आपने जो स्टोर किया आप उसे प्रिंट करा पाएंगे। कॉपी में लिखिए, समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछिए, एक बार मैं दोबारा बता दूंगा। ये ध्यान रखना, डॉट ऑपरेटर जो होता है वो मेंबर्स, स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स आपने डिफाइन किए उनको एक्सेस करने के काम आता है। ठीक, ये लिख लेना पहले, फिर बात करूंगा। एक सेकंड रुकिएगा, ये चीज को मत लिखना यार, मैंने ये चीज क्यों लिख दी? इधर देखिए जरा। अच्छा मुझे ये बताइए स्ट्रक्चर के अंदर आपने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया है, मुझे ये बताइए। स्ट्रक्चर के अंदर आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये तो स्ट्रक्चर का नाम है ना यार, वेरिएबल S1 है सिर्फ। ठीक है ना, तो इधर देख लो जरा, प्रिंटफ में ना ये स्टूडेंट मत लिखना, सिर्फ S1 लेना फिर। ठीक है ना, मैंने स्टूडेंट गलती से ले लिया क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको। ठीक, हमने क्या लिखा है दोबारा देख लीजिए इधर एक बार। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्ट्रक्ट तो हो गया कीवर्ड स्ट्रक्चर कॉल करने के लिए, स्टूडेंट हो गया उसका नाम, S1 मेन है, तो S1 वो वेरिएबल है, तो आप S1 डॉट ए लिखिए, S1 डॉट मार्क्स और S1 डॉट एज लिखिए, यानी कि S1 डॉट ए, यानी कि जो S1 का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो S1 वेरिएबल है जिस स्ट्रक्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्ट्रक्चर में जो ए है उसे एक्सेस करेगा, ऐसी फिर मार्क्स को एक्सेस करेगा, फिर एज को एक्सेस करेगा। ठीक, तो तुम लोग ये स्टूडेंट मत लिखना, S1 डॉट ए, S1 डॉट मार्क्स, S1 डॉट एज ही लिखना। ठीक, लिख लीजिए कॉपी में अब बाकी सब मैंने आई थिंक ठीक ठीक लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर वैल्यूज को स्टोर करते हैं, और इस तरीके से आप स्ट्रक्चर में वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए अभी एक बार सॉरी सर ये बस डिक्शनरी की तरह ही है ना? हाँ, जैसे पाइथन में डिक्शनरी होती है एक्चुअली क्या है, ये सी लैंग्वेज में डेटाबेस बनाने का काम आता है हमारे पास। अभी हम इसमें हम फॉर लूप लगाएंगे ना, तो हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा सेव कर पाएंगे इसमें एक साथ, और प्रिंट भी कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली डेटाबेस ओके बनाने का सर। काम आता है।
गाइस कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया, एक बार पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इसमें हर एक स्टेप में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पहले आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं, फिर उसे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक। चलिए, आई होप सो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको समझिए जरा। अब देखिए, ऑब्वियसली आप लास्ट में रिटर्न 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इंट मेन लेते हैं। ठीक। अब इस केस में क्या है, जब आप स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो आपका जो इंट मेन है ना, उसको सबसे ऊपर मत लिखना। समझो, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने वाला। इंट मेन आता है यहाँ पे, इस बार इस जगह पे जब आप स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, तो इंट मेन के बाद आप ये लाइन लिखेंगे, फिर ये लाइन, फिर प्रिंटफ लाइंस आ जाएंगी। यानी कि जो आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है उसे आप इंट मेन से बाहर डिफाइन करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है सर? आज तक तो हमने ऐसा कभी किया नहीं। हमने हमेशा जो प्रोग्राम किए हैं थर्ड यूनिट तक आते आते, चाहे वो क्वेश्चन लूप का हो चाहे एरे का हो, हमने हमेशा इंट मेन को स्टार्टिंग में लिखा है, फिर प्रोग्राम को डिफाइन किया है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है समझिए, 95% जो डेवलपर्स हैं, 95% जो कोडर्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो इंट मेन से पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दें। उसका रीजन क्या है? वो चाहते हैं कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल रहे। अब समझिए, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का मतलब होता है जो भी चीजें आप इंट मेन से बाहर लिखते हैं वो ग्लोबल बन जाती हैं, यानी कि वो पूरे प्रोग्राम में एज इट इज रहेंगी, उसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर को इंट मेन के अंदर डिफाइन करते हैं तो भाई वो गलत नहीं है, कर सकते हो। हाँ, पॉसिबल आप कर सकते हैं, कोई इसमें एरर कुछ नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, तब स्ट्रक्चर का जो डेटा जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ग्लोबल नहीं रहेगा, वो उस मेन फंक्शन के अंदर काम करेगा, प्लस वो मैनिपुलेट भी हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एक डेटा टाइप होता है जिसे हमने बनाया है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नहीं है ना इन बाकी सब की तरह, उसे हमने क्रिएट किया है। तो जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो पूरे प्रोग्राम में ग्लोबल रहे, यानी कि उसका जो स्कोप है वो ग्लोबल रहे। अगर हम इसको इंट मेन के अंदर डाल देते हैं तो उसका स्कोप लोकल हो जाता है, उसका स्कोप ग्लोबल नहीं रहता है, और वो इजीली मैनिपुलेट भी हो सकता है इन द प्रोग्राम। तो डेवलपर्स कोडर्स चाहते हैं कि जो वो डेटा टाइप बना रहे हैं स्ट्रक्चर का, वो मैनिपुलेट इजीली ना हो सके। ठीक। तो अब एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसके लिए लिख लीजिए जरा, एग्जाम में भी लिख देना, अगर पूछता है तो लिख दीजिए। वी ऑल ऐसे लिखिए, वी ऑलवेज ट्राई टू, देखो मैं पहली बता रहा हूँ, इंट मेन के अंदर लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, वी ऑलवेज ट्राई टू मेंशन और डिफाइन द स्ट्रक्चर, ऐसे लिखिए, वी ऑलवेज ट्राई टू, वी ऑलवेज ट्राई टू मेंशन और डिफाइन द स्ट्रक्चर, define the structure outside, या लिखिए before the main function, before the main function, so that the scope of the structure, so that the scope of the structure becomes global, becomes global। ठीक है, स्ट्रक्चर का स्कोप क्या हो जाएगा? ग्लोबल हो जाएगा। फाइन, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन और मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ, थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी फिर। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी में लिखिए, मैं भी क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में, आप लोग क्वेश्चन कॉपी में लिखिए। राइट अ सी प्रोग्राम, क्वेश्चन लिखिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर
to store and print to store and print the details of two employees. Write a C program, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, write a C program to create a structure to store and print the details of two employees. जो डिटेल्स चाहिए वो ब्रैकेट में लिख लीजिए. पहले मुझे आईडी चाहिए उस एम्प्लॉय की, उसके बाद मुझे उसका नेम चाहिए और फिर मुझे उसकी सैलरी चाहिए. ठीक, कोई से भी दो एम्प्लॉयज आप ले सकते हैं. ठीक है, रैंडमली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. आप स्ट्रक्ट लिख सकते हैं. स्ट्रक्ट में एक स्ट्रक्चर का नाम दे दीजिए, आप एम्प्लॉय दे दीजिए. उसके अंदर आईडी जो होगी वो इंटीजर में आपको लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ. नेम कैर में लीजिएगा, बट कैर में एक एरे बनाइएगा ऑब्वियसली. और सैलरी आप फ्लोट में लेंगे आप, क्योंकि सैलरी फ्लोट में हो सकती है. किसी की सैलरी 33,250.4 पैसा भी होती है, क्योंकि डिडक्शंस होते हैं वो कट कटा के सैलरी बन सकती है. ठीक, सो ये तीन आप बनाएंगे डेटा टाइप्स किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर. उसके बाद आप दो वेरिएबल लेंगे, एक E1 और एक E2, क्योंकि दो एम्प्लॉयज का डेटा आपको चाहिए. तो उनके रैंडमली आप आईडी लिख लीजिए, रैंडमली नेम लिख दीजिए और रैंडमली सैलरी लिख दीजिए और फिर उन्हें प्रिंट करा दीजिए. ठीक है, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, ट्राई कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ. पहले आप ट्राई कीजिए, फिर देन आई डिस्कस. लास्ट 1 और 2 मिनट्स ट्राई कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, दो एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है. पहले रैंडमली आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, कोई भी आईडी ले सकते हैं, और फिर उसे प्रिंट करना है. ठीक है, तो देखिए मैंने अब स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के नाम से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. उसमें इंट आईडी ले ली है, कैर A20 में नेम स्टोर करेंगे, फ्लोट सैलरी ले ली है. और इस बार मुझे दो एम्प्लॉयज के डेटा स्टोर करना है, तो मुझे दो वेरिएबल चाहिए होंगे. तो मैं कैसे ले सकता हूँ, आई कैन राइट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये तो नेम हो गया स्ट्रक्चर का. देन आई कैन राइट E1 कॉमा E2, आप साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. जैसे हम इंट A कॉमा B लेते थे,
यहाँ भी सेम कर सकते हैं हम, साथ में ले सकते हैं, ठीक है। E1 कॉमा E2 ले सकते हैं, फाइन। फिर नेक्स्ट वी कैन राइट, अगेन वी कैन राइट नाउ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1, इसकी वैल्यूज आप ले सकते हैं, आईडी आप ले सकते हैं सपोज 101 कॉमा, अच्छा 101 तो नंबर है तो इन्वर्ट कॉमर्स में नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक, इट इज एन इंटीजर वैल्यू। देन आप नेम ले सकते हैं, यू कैन राइट लेट अस से आई एम राइटिंग अनंत, ओके, एंड सैलरी यू कैन टेक सपोज 10,000 you can take, fine, जो आपको ठीक लगे। Then again you can write struct employee E2, E2 के लिए you can take 202, name would be Nishant, I'm just taking random names, salary would be 20,000 fine। तो देखिए आपने दो एम्प्लॉय के डेटा को फिल कर दिया, अब आपको इन्हें प्रिंट कराना है तो प्रिंट आप करा सकते हैं, 3 बार printf लिखिएगा E1 के लिए, जिसमें आप लिखेंगे printf, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक आधा, ठीक। सो printf पहले आप लिखेंगे आईडी, आईडी की वैल्यू है मॉड्यूलो डी, और आईडी रेफर कहां से करना है, E1 डॉट आईडी, ठीक है भाई। फिर अगेन यू कैन राइट printf, इस बार नेम, नेम है आपका स्ट्रिंग तो मॉड्यूलो एस, रेफर कहां से करना है, E1 डॉट ए से, क्योंकि ए आपने रखा हुआ है नाम। ऐसे ही आप printf लिखेंगे इसके लिए, सैलरी के लिए, सो सैलरी वुड बी, लेट मी जस्ट राइट printf, you can write salary equal to modulo f because salary is in float, comma E1 dot you can write salary। तो देखिए जो आपने E1 के लिए किया है बिल्कुल सेम, ये तीनों स्टेप्स बिल्कुल नीचे कॉपी करिएगा, बस E1 हटा के E2 कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज थोड़ी होगा, ठीक। तो इस तरीके से गाइस वी कैन यूज स्ट्रक्चर, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सर यहाँ पे इंट मेन कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था कहाँ पे आएगा, वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद आएगा। तो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कहाँ से कहाँ तक किया है, यहाँ तक किया, तो इंट मेन कहाँ लिखे, हाँ बिल्कुल, जैसे ही आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आप इंट मेन लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे ही आप स्ट्रक्चर डिफाइन करें आप इंट मेन लिखेंगे, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। बाकी आप इंट मेन के अंदर भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो, मैंने बताया है, बट हम उसको ज्यादातर करते नहीं है, इसलिए आपको मैं मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसका स्कोप हम ग्लोबल रखेंगे, उसको मैनिपुलेट नहीं होने देंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद आप इंट में लिखेंगे, उसके बाद जो करना आप कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अभी तो मैंने मैन्युअली चीजों को एंटर करवाया है, मतलब मैंने अभी कोई लूप यूज नहीं किया है। अब यही अगर मुझे 30 एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, 30 एम्प्लॉयज का, तो क्या मैन्युअली करने बैठूंगा क्या, नहीं, मैं फिर लूप लगाऊंगा i इक्वल टू 0 से i लेस देन n तक। पहले मैं यूजर से साइज पूछूंगा कि तुम्हें बताओ कितने एम्प्लॉयज का डेटा मुझे देना है, अगर वो कहता है 25 का देना है तो लूप चलेगा 0 से 25 तक, और फिर वो उसको प्रिंट कराते रहेंगे, बस स्कैन कराते रहेंगे हम, ठीक है ना। तो वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक, आज डिस्कस नहीं करूंगा उसको, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे अपनी। पहली चीज, हम लूप को लगाएंगे किसमें, स्ट्रक्चर में, सो दैट वी कैन क्रिएट एन ऑटोमेटिक डेटाबेस। बेसिकली हम बस उसको लिख दें और वो डेटाबेस अपने आप वो रेडी हो जाए और प्रिंट भी हो जाए तरीके से, ठीक। हम उसको सीखेंगे करना कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे उसको प्रिंट करते हैं, बिकॉज डेटाबेस इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी और एनीथिंग, राइट। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना आता है तो आपको कोडिंग करनी आती है बेसिकली, ठीक। तो हम डेटाबेस बनाना सीख लेंगे थोड़ा सा, फिर उसको प्रिंट करना सीख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्लस यूनियन डिस्कस करेंगे हम लोग कि यूनियन क्या होता है और यूनियन स्ट्रक्चर से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टारगेट रहेगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन को हम खत्म करेंगे। यूनियन अगर वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, तो यूनियन आपको बिल्कुल सही सेम लगेगा, उसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सेम है, एक ही डिफरेंस है जो कि अब तब समझ जाएंगे क्या डिफरेंस है। हमारा मोटिव रहेगा मंडे तक और ट्यूसडे तक वी विल फाइंड अप आर यूनिट 3, ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट आर यूनिट 4 बाय नेक्स्ट वीक। यूनिट 4 इज बेसिकली बेस्ड ऑन पॉइंटर्स, पॉइंटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक। सो टिल देन स्ट्रक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, just give me a few minutes, let me mark your attendance first, okay, just give me a minute।